तो लास्ट क्लास में हमने बैटल ऑफ बक्सर तक पढ़ लिया था। मैंने आई हैव टोल्ड यू दैट बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, करेक्ट? यस मैम, तो सिराज मैम उस टाइम ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग थे, ब्रिटिशर जीत गए थे। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का जो मेन एडी होता है, यानी उसका जो मेन फ्रेंड होता है, जो उसके साथ होता है, मीर जाफर, वो एंड टाइम पे उसे धोखा दे देता है, प्रोटेस्ट कर देता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट। बट फिर जब मीर जाफर को, सिराजुद्दौला को फिर मार दिया जाता है, फिर मीर जाफर को बैठाया जाता है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन कंपनी को जल्दी ये रियलाइज होता है कि मीर जाफर उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था, मीर जाफर कुछ अपने हिसाब से काम कर रहा था, और कंपनी चेंज करके मीर कासिम को बनाया था। कंपनी चाहती थी कि मीर जाफर जब बनेंगे, मीर जाफर उसके हिसाब से ही काम करे। तो मीर जाफर लेकिन उतना अच्छा कंपनी के लिए फायदेमंद हुआ नहीं, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने फिर मीर जाफर को हटा के उसकी जगह मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम के साथ भी सेम चीज हुआ, लेकिन मीर कासिम इस बार क्या हुआ, मीर कासिम खुद और मुगल एम्परर और नवाब ऑफ अवध के साथ में बैटल ऑफ बक्सर लड़ने गया, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर लड़ी उसने उनके साथ, क्योंकि वो मीर कासिम को भी साथ भी वही करने वाले थे जो उन्होंने मीर जाफर के साथ किया। तो मीर कासिम थोड़ा तेज था। फिर जब मीर कासिम, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उसमें मीर कासिम हार गया। फिर से मीर जाफर को उन्होंने बनाया, क्योंकि उनको लगा पुराना वाला ही ठीक था। मीर इसके हिसाब से जो बंगाल का नवाब था, वो उनको 5 लाख रुपए पर महीने पे करना था, मतलब वो देगा, उसको देगा ब्रिटिशर्स को। कंपनी फिर भी और पैसा चाहती थी, क्योंकि कंपनी को जितना पैसा वॉर में कंपनी खर्चा करती थी, वो चाहती थी हम ही लोगों से वो ले, जितने भी वो वॉर लड़ती थी हमारे घर में या बाकी इधर में। तो इसी वजह से कंपनी को लगा कि अब और हमें कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो मीर जाफर जब तक मरा 1765 में, तब तक कंपनी का जो मूड था वो पूरी तरह बदल गया था। वो पपेट नवाब के साथ में अब और काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए क्लाइव ने डिक्लेयर करा कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवर सेल्फ, कि अब हमें खुद ही लग रहा है नवाब बनना पड़ेगा। फाइनली 1765 में मुगल एम्परर के पास वो लोग जाते हैं, और मुगल एम्परर अपॉइंट कर देता है कि आज से बंगाल का जो मेन दीवान है, यानी जो दीवान मतलब somebody जो पैसे संभालता है, वो काम आज से दिया जाएगा मेन किसको बेटा, कंपनी को, समझ गए? ओके। यस मैम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में धीरे धीरे कंपनी को अब मजे आने लगे, क्यों? क्योंकि कंपनी की मेजर प्रॉब्लम जो पैसे की थी वो तो खत्म हो गई। 18th century, from the early 18th century, its trade with the India had expanded, but it had to buy most of the goods in gold and silver imported from Britain. कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि अभी तक हम इंडिया से ढेर सारा सामान यूरोप में ले जाके बेच रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से सामान खरीदने के लिए इनको गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता है, तब हम ले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इंडियंस के पास ढेर सारा गोल्ड आ जाता है, ठीक है। द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये चीजें पूरी तरह चेंज हो गई, समझ गए? यानी क्या अब हमें हमारे सामान के बदले गोल्ड मिलता था? ज्यादा नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत सारा सामान हमारा फ्री में ही ले जाते थे, बहुत ही कम पैसे में ले जाते थे। क्यों? क्योंकि अब तो वो ही बंगाल के मेन रूलर हो गए हैं ना, अब तो उनके पास काफी पावर आ गई, तो उन्हें ट्रेड करने की जरूरत नहीं कि हमारा सामान वो महंगे दामों पे हमसे खरीदे, तो अब वो एकदम सस्ते कूड़े के भाव रेट पे हमसे ले जाते हैं, तो उसको इंग्लैंड में बेचते हैं, महंगा पैसा कमा के खुद बीच में फायदा कमाते हैं, समझ गए? तो अगर पूछूंगी कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से कंपनी को क्या फायदा हुआ, तो बता दोगे? मैम ये मीर जाफर की जब उनकी डेथ हुई उसके बाद ब्रिटिशर ने खुद की रूल करना स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने खुद के रूल्स बनाए थे। राइट, सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ कि अब कंपनी को इतना सारा गोल्ड और सिल्वर नहीं देना पड़ेगा जो सामान इंडिया से खरीदते थे उसके बदले, क्योंकि अब वो खुद ही मेन रूल करने लग गए हैं, समझ गए? इंडिया के पैसों से ही वो अपना वॉर भी फाइनेंस कर लेते थे, हमारे पैसों का यूज अपने कामों के लिए करने लग गए ना वो लोग, अब समझ गए? सबसे ज्यादा बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद तो उनको इसी चीज का फायदा हुआ, समझ गए? जितना भी उनको फिर रेवेन्यू मिलता था यहाँ से, वो कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल सब कुछ परचेज करके चले जाते थे। और ये रेवेन्यू कौन है, ये रेवेन्यू मतलब ये पैसा कौन सा है, वो इनको जो बंगाल की दीवानी के जब वो बंगाल के दीवान बन गए तब उन्हें मिला है। क्योंकि अब वो बंगाल में अब कोई नवाब बचा है क्या? नहीं, अब तो मेन बंगाल में जो एक तरह से वो ही मेन रूलर है ना बंगाल के अब,
तो वो उसी पैसे से अब उनको पैसा मिलने लगा बंगाल का, तो उस पैसे से वो क्या करने लगे, हमारे यहाँ का कॉटन सिल्क ये सब खरीदने लगे, कंपनी का ढेर सारा ट्रूप वगैरह, उनकी जो आर्मी मेंटेन करने लगे, कंपनी के पास खुद की आर्मी रख ली उन्होंने, और उसके बाद कैलकाटा में उन्होंने ऑफिस बना लिया। तो सब हमारे पैसे से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। समझ गए? यस मैम। पक्का सबको समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, यस मैम। आगे चलते हैं। क्या अब कंपनी के लोग ही नवाब बन गए, लेकिन वो नवाब वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, नबोब। क्या करेंगे, नबोब। नए नवाब अब कौन है, कंपनी वाले खुद ही तो हैं, कंपनी के मैम ऑफिसर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे मैम ब्रिटिश। Right. What did it mean to the Nawabs? It meant, of course, that the company acquired more power and authority. अब कंपनी के पास ज्यादा पावर आ गई है। मैम वो रूल कर सकते हैं। Correct. वो रूल कर रहे हैं in fact. But it meant something else. Each company servant began to have visions of living like Nawab. अब तो उनके दिमाग ही बेटा पलट गए। अब वो सारे के सारे लोग किस तरह रहना चाह रहे हैं, मैम नवाब की तरह। नवाब की तरह। जैसे इंडियन नवाब रहते थे ना, उसी तरह वो लोग भी रहना चाह रहे हैं। समझ गए? सो नाउ दे आल्सो वांट टू लिव अ लाइफ किंग साइज। समझ गए कि इंडिया आ गए, इतना सारा पैसा कमा लिया है, अब क्या करते हैं, अब फिर इनके जैसा ही रहना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज अभी देखेंगे कि वो लोग अब आगे और भी ज्यादा लालची हो जाएंगे, फिर और ज्यादा पैसा, क्योंकि उनको लग रहा है कि बंगाल से इतना फायदा हुआ और पूरे इंडिया को भी चलो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ। After the Battle of Plassey, actual Nawabs of the Bengal were forced to give land and vast sum of money as a personal gift to the company official. समझ गए? बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो गई तो बंगाल के जो एक्चुअल नवाब थे, जो बंगाल में एक्चुअली रूल करते थे पहले, उनको जब मजबूर किया, किसने, कंपनी ने मजबूर किया कि हमने तुमको हराया है करके, तो उन्होंने ढेर सारा जमीन दिया, बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारे गिफ्ट दिए कंपनी के ऑफिसर्स को। समझ गए? रॉबर्ट क्लाइव जो है, उसको जो रॉबर्ट क्लाइव नाम याद है, कब सुना था? यस मैम। मैम जिसने हराया था मैम। करेक्ट, जब वो लोग सिराजुद्दौला उनको मेल होल में बंद कर देता है कई सारे लोगों को, फिर वो लोग भाग जाते हैं, और फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मद्रास से चेन्नई से चलता है लेके ब्रिटिशर्स को। याद आया, मैंने बताया था। यस मैम। तो रॉबर्ट क्लाइव तो खुद इतना ज्यादा पैसे वाला हो गया, वो ही हैड कम टू मद्रास, यानी चेन्नई में वो आया था इंग्लैंड से 1743 में, जब वो 18 साल का था। When he left in 1767, जब वो 1767 में लौटा, तो उसके पास कितने यूरोज थे, कितना है ये, 4 लाख यूरोज। 4 लाख यूरोज, एक यूरोज होता है 100 रुपए के बराबर। कितने हो गए? 1 पाउंड नहीं होगा यूरोस की जगह, क्योंकि इंग्लैंड में तो पाउंड यूज होता है ना, बाकी यूरोप की बाकी कंट्रीज के अलावा। यूरोप की करेंसी, पूरे यूरोप की करेंसी यूरो है ना बेटा। मैम इंग्लैंड की पाउंड्स नहीं होती। आज है ना, अब थोड़ी ना। ओके मैम। ठीक है, तो इतने सारे वो यूरोप, अब तो सारी कंट्री अलग अलग हो गई है ना, सारी कंट्री तो सबकी अलग हो गई है करेंसी। ठीक है नहीं, लेकिन अभी अभी भी वहां पर मेजर यूरो चलता है। बहुत यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी यूरोज में आप डील कर सकते हैं। समझ गए? जैसे जब मैं गई थी यूरोप में घूमने के लिए, तो वहां पे 6-7 कंट्रीज में हम लोग गए थे, हर जगह यूरोज वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो अपनी पर्सनल करेंसी करती है, ये बात सही है कि पाउंड भी वहां पे करेंसी है इंग्लैंड में, लेकिन यूरोज भी बहुत जगह एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, तो उसके पास लगभग 4 लाख यूरोज थे। कितने सारे हो गए ये 4 लाख को इनटू, आज यूरो कितने के बराबर है? 100 रुपीज। यस, 100 के आसपास होगा, 70, 80, 90 इतना ही होगा, बट ये कम पैसे हैं उस जमाने में, इतने साल पहले की बात है। तो इतने साल पहले उसके पास में 4 करोड़ रुपए थे। कितने साल पहले की बात है, कितने ज्यादा अब तक हो जाते, अब तक तो अंबानी से ज्यादा रिच हो जाता वो, अगर क्लाइव होता तो। समझ गए? इतना तो जब वो आया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, और जब वो गया तो उसके पास बहुत पैसा था। इतना पैसा था कि उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया गया बाद में, जब वो इंग्लैंड वापस गया तो। वहां उस टाइम पे 400 करोड़ भी बहुत होते थे। उस समय, हाँ उस समय तो 4 करोड़ बहुत होते थे। उस समय तो एक टाइम ऐसा था जब तुम लोग 1 रुपी जानते हो, 1 रुपी के 10th पार्ट में, यानी 1 रुपी को भी 1/10 कर दो, उतने में कपड़े मिल जाते थे। उतने में एक टाइम ऐसा भी था। तुम लोग मैम आर यू किडिंग? I'm not kidding.
हाँ, पूछना अपनी मॉम से। एक टाइम ऐसा था कि 1 रुपए का जो फोर्थ पार्ट होता है उसमें हम लोगों को 16 टॉफी मिल जाती थी। और मैम अब तो 1 रुपए में मुश्किल से एक टॉफी मिलती है। हाँ, तो अभी तो ये अब तो 2-3 रुपए से कम कोई टॉफी नहीं, बट मैं बता रही हूँ तुम्हें कि इस टाइम पे इतना होता था। ठीक है, उसको आना बोलते हैं, 1 आना 2 आना, सुना है कभी? तो पहले Yes, ma'am, इंडिया सुनिए। की जो करेंसी थी ना वो आना होती थी। 4 आना मतलब 25 पैसे, समझ गए? तो 8 आना मतलब 50 पैसे। तो 1 आने 2 आने में भी लोगों को सामान मिल जाता था, यानी 25 पैसे का भी फोर्थ पार्ट, यानी तकरीबन 10 पैसे में भी 1 आना हो जाता होगा लोगों का। बहुत ही कम पैसे में बहुत कम, क्योंकि करेंसी बहुत वैल्यू उस वक्त कम थी। अब तो कितना भी 2000 4000 10,000 रुपए में वही कपड़ा मिल रहा है, समझ गए? तो उस समय इतने पैसे बहुत होते थे, और इतने पैसे कमा लिए उसने कि इंग्लैंड में जब वो वापस गया तो लोग चौंक गए, समझ गए? इंटरेस्टिंगली जब उसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1764 में, अब he was asked to remove the corruption in the company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. तो वो इतना ज्यादा उसने करप्शन करके यहाँ पैसा कमा लिया कि जो जब वो ब्रिटेन वापस गया तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है ना, उन्होंने उसके ऊपर एग्जामिन किया, उसको चेकिंग करवाई, समझ गए? जैसे कुछ लोग करप्शन में ऑफिसर्स की चेकिंग नहीं कराते कि इसने बहुत पैसा खाया है। ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड, लेकिन 1774 में उसको बरी कर दिया गया। कोई उसके ऊपर इल्जाम वगैरह बहुत लगा रहे थे लोग कि तुमने इतना पैसा कैसे कमाया, तो तुमने जरूर करप्शन किया है इंडिया में तुमने, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था। फिर बाद में उसने सुसाइड कर लिया था, बेइज्जती की वजह से, इतनी इंसल्ट हो गई थी। और उसने इतना पैसा कमा लिया इतने कम टाइम में इंडिया में। मैम रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. लेकिन ये बात भी नहीं है कि सारे ऑफिसर्स को क्या क्लाइव की जितना पैसा मिलता था, नहीं। तो सारे ऑफिसर्स क्लाइव की जितना पैसा नहीं कमा पाते थे, फिर भी लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत पैसे कमाते थे यहाँ पर। Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. इसीलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट होते थे, सही बात है। कुछ लोग करप्ट होते थे जो इंडिया का पैसा फालतू में ले गए हैं यूरोप, लेकिन कुछ ऐसे ऑनेस्ट भी होते थे। Many of them came from humble background and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and had a comfortable and lead a comfortable life. उसमें से बहुत सारे लोग इंग्लैंड से इंडिया इसीलिए आए थे ताकि वो इंडिया जाएंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और वापस जाकर के कंफर्टेबल जिंदगी जिएंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने लोग इंडिया आए थे ट्रेड करने, उसमें से मैक्सिमम लोगों की यही विश थी कि हम इंडिया जाएंगे, ट्रेड करेंगे, ढेर सारा पैसा मिलेगा, आएंगे तो अच्छी जिंदगी जिएंगे, समझ गए? Those who managed to return with well led flashy lives and flaunted their riches. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से बहुत सारा पैसा कमा के वहां गए वापस, और उन्होंने वहां पे अपनी पैसे दिखाए इंग्लैंड में, लोग हम इतना इंडिया से कमा के लाए हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते थे? नबोब्स। तो कौन है नबोब्स, पता चल गया? यस मैम। An anglicized version of Indian word नवाब। नवाब वर्ड का इंग्लिश वर्जन है नबोब। They were often seen as upstarts and social climbers in British society. ऐसे लोगों को ब्रिटेन जाके वहां भी बहुत इज्जत मिलती थी कि ये इंडिया से आए इतना पैसा कमा के। तो देख लो हमारा पैसा लूट करके उन्होंने, और खुद कितना ज्यादा वहां पर एक फ्लैशी अगर लाइफ ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो मैम वो राजा वाला सिस्टम अभी भी चल रहा होता है। करेक्ट है, कहीं ना चल तो रहा ही होता बेटा, मतलब देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि चल ही रहा होता, ठीक है? Yes. मैम अगर ब्रिटिश नहीं तो मुगल तो अभी तक जिंदा ही रहते। क्या? वो कह रहा है अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो मुगल तो अभी तक जिंदा ही रहते। पता नहीं, किसको पता, ये तो सब स्पेकुलेशन है। फिर क्या हुआ, अब देखेंगे कि कंपनी के पास पावर इतनी आ गई है, तो अब कंपनी क्या करना चाह रही है, ठीक है? तो अब कंपनी अपना रूल धीरे धीरे क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, समझ गए? कंपनी विल एक्सपैंड हिज, हाँ बोलो बेटा। लास्ट लाइन में जो वर्ड है, they were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. मैम इसका क्या मतलब हुआ? अरे मतलब यही है कि ब्रिटेन में जो अखबार छपते थे उसमें उनको नवाब बोल के कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाया जाता था कि ये इंडिया से आए हैं और नवाब बन रहे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली गए इतनी मॉडर्न सोसाइटी मैंने तो से करप्शन कराई थी वहां पे। और करप्शन करके पैसा लाके नवाब जैसे ही जिंदगी जी रहे हो, क्या फायदा?
गए तो थे मॉडर्न बन के ना, इंडिया जो ब्रिटिशर्स तो अपने आप को मॉडर्न समझते थे ना, वापस लौटे हैं और नवाब के जैसे जिएंगे तो लोग मजाक तो बनाएंगे, लेकिन पैसा था उनका इसलिए उनको रिच क्लास समझा जाता था, समझ गए। मैम रॉक टाइप का मजाक इसलिए बनाया कि उसने करप्शन करी थी इंडिया में। यस। Company rule expands. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, अगर 1757 में क्या हुआ था? मैम 1 साल पहले 1 साल बचा हुआ था रिवॉल्ट का। 1757 में क्या हुआ है? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है? अच्छा मैम सिराज मौदूद और उसके ब्रिटिशर्स के बीच। बताओ, सारे लोग वीडियो ऑन करो पहले और मुझे बताओ कि 1757 में क्या हुआ है। बैटल ऑफ प्लासी भी अभी तो पढ़ा है ना। और 1857 में क्या होने वाला है? रिवोल्ट ऑफ 1857। मैम रिवॉल्ट। यस, तो 100 साल एग्जैक्ट 100 इयर्स के बाद हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी के एग्जैक्ट 100 ईयर के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। इतना आसान है याद रखना। मैम बैटल ऑफ प्लासी तो उसके बीच थी सिराज मौदूद और अंग्रेज। तब तो बताया नहीं था, अब बता रहे हो जब मैंने ऑलरेडी बता दिया। सर्टेन कीज एस्पेक्ट्स ऑफ इमर्ज, तो हम इन 100 सालों में देखेंगे कि अंग्रेजों ने अपने रूल को कैसे एक्सपैंड किया, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही तो वो मेनली पावरफुल हो गए हैं। और पहला जो मैम वो तो पावरफुल था, वो जब मीर जाफर की डेथ थी। हाँ यस, 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 होने वाला है। तो इन 100 सालों में क्या होगा ये हम देख रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कंपनी जो है वो किसी पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करती थी। वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा चालाकी वाली हरकत करते थे, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड। वो क्या करते थे, किसी भी किंगडम को, क्योंकि अब उन्होंने एक बार बंगाल अपने कब्जे में कर लिया, समझ गए? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। एक बार उन्होंने बंगाल अपने कब्जे में कर लिया तो अब उनकी नजर में बाकी सारे किंगडम्स भी चढ़ गए थे कि धीरे धीरे करके हम बाकी किंगडम्स को भी अपने अपने अंडर करें, समझ गए? तो उसके लिए लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, इसलिए उन्होंने किसी किंगडम पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया कि चलो वो चल के चढ़ाई कर देते हैं। वो कोशिश करते थे कि पहले वो पॉलिटिक्स करते थे, थोड़ा लालच वालच देते थे और थोड़ा प्रेशर बनाते थे ताकि किंग लोग खुद ही उनके सामने हार मान लें, जिसको वो लोग सब्सिडरी अलायंस कहते थे। सुना है नाम? अभी सुनाएंगे। तो इस तरह वो लोग कोशिश करते थे कि किंग लोग खुद ही उन लोगों की वो एक्सेप्ट कर ले पावर के, नहीं आप हमारे ऊपर हैं और हम आपके अंडर काम करेंगे, समझ गए? पहले वो ये ट्राई करते थे, लेकिन अगर कोई मना कर देता था तब वो यही चीज करते थे, यानी अटैक करते थे। और अटैक भी एक बार में नहीं करते थे, छोटे छोटे कई टाइम अटैक करते थे। जितनी जब तक पूरा तरह कमजोर नहीं हो जाता था इंसान तब तक वो अटैक करते थे। थोड़े टाइम अटैक करते थे फिर चुप हो जाते थे, फिर अब वो लोग अटैक नहीं कर सकते क्या दूसरे किंगडम वाले? वो करते थे। देखेंगे ना धीरे धीरे पता चलेगा कि कितनी मुश्किल हो रही थी अंग्रेजों को, इतना आसान नहीं था हमारे यहाँ पे कब्जा करना। 100-150 साल लग गए उनको ये पूरा इंडिया को कब्जा। 1857 के बाद फिर फाइनली उनको जो इंडिया है वो ब्रिटेन के पूरी तरह कंट्रोल में आई थी। अभी तो स्टार्ट हुआ है बस, अभी तो पहला बैटल लड़ा है उन्होंने, बैटल ऑफ प्लासी, समझ गए? अभी धीरे धीरे देखेंगे कि कितने सारे वो बैटल करते हैं और फिर सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अभी तो वो बंगाल उनके कंट्रोल में आया है केवल, ठीक है? क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी के जो रेजिडेंट्स होते थे वो इंडियन स्टेट्स में भेज दिए उन्होंने। यानी रेजिडेंट क्या है? रेजिडेंट एक वो इंसान है जो कंपनी का ऑफिसर है और वो हर एक किंगडम में रहता था, समझ गए? तो कंपनी क्या करने लगी, अपने अपने ऑफिसर्स को हर एक किंगडम में एक एक भेजने लग गई। जैसे तुम सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं सबको रेजिडेंट बना के किसी को एमपी भेज दूं, किसी को महाराष्ट्र भेज दूं, ऐसे कंपनी करने लगी, समझ गए? तो क्या हुआ, दे वर पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये लोग कंपनी के बिहाफ पे उनके ऊपर क्या रखते थे, निगरानी रखते थे। किसके ऊपर? उन किंगडम्स के ऊपर। To the residents, the company official began interfering in the internal affair of the Indian states. तो ये रेजिडेंट्स फिर बात बातें बताते रहते थे, देखो तुमको ऐसे करना पड़ेगा, अपनी किंगडम में तुम इतने सोल्जर्स नहीं रख सकते, अपनी किंगडम में तुम ये टैक्स लगाओ। तो ये जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो धीरे धीरे जो बाकी इंडियन स्टेट्स थे यानी किंगडम्स थी उनके मैटर में क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे। तो कंपनी एक तरह से आप सब जगह इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। They tried to decide who was to be the successor of the throne. ये यहाँ तक बताने लग गए
अब बताओ तुम्हारे राजा के जाने के बाद में अब थ्रोन पे कौन बैठेगा, ये भी हम ही बताएंगे। समझ गए? इस तरह से अब वो इंटरफेयर करने लगे इंडिया की पॉलिटिक्स में। अरे हमारी किंगडम्स हैं, हम डिसाइड करेंगे कौन थ्रोन पे बैठेगा, अंग्रेज बताएंगे क्या? लेकिन वो खुद बताने लगे। एंड हु वाज बी अपॉइंटेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और वो ये भी बताने लगे कि किंगडम में किसको कौन सी पोस्ट देनी चाहिए। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस। फिर धीरे धीरे करके कंपनी अपने सारे किंगडम, स्टेट्स का मतलब बेटा यहाँ पे किंगडम्स है, इंडिया के स्टेट्स की बात चल रही है, ठीक है। धीरे धीरे करके कंपनी फोर्स करने लगी किनको, किंगडम्स को, कि तुम सब्सिडरी अलायंस कर लो। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस के टर्म के हिसाब से इंडियन रूलर जो है उनको अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रखना अलाउड नहीं होगा। यानी अगर मेरा मैं ब्रिटिशर्स हूँ और मैंने जय को बोला है कि जय अपनी किंगडम चलाता है, पहले तो मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे पावरफुल हो गई हूँ, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर जीत के मेरे पास बंगाल से ढेर सारा पैसा आता है, मेरे पास आर्मी है। अब मैंने अपना एक रेजिडेंट भेज दिया जय की किंगडम में, वो जय को ये बता रहा है कि जय तुम्हारे जाने के बाद ना तुम खुशी को थ्रोन पे बैठा देना। तो वो जय बोल रहा है मेरे को बैठाना नहीं, अब खुशी को, मेरे को यश को बैठाना। बोला नहीं, यश को नहीं, खुशी को ही बैठाना पड़ेगा। बोले मैं नहीं मानूंगा बात तुम्हारी। कह रहे नहीं मानोगे, तुम्हें सब्सिडरी अलायंस करना पड़ेगा। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है? बोल रहे मैं जय को ये बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास किंगडम है लेकिन तुम अपनी आर्मी नहीं रख सकते। जय कहेगा मेरी किंगडम है, मेरी मर्जी, मैं आर्मी रखूं कुछ भी रखूं। अगर मैं आर्मी नहीं रखूंगा तो मेरी किंगडम में, मैं तो ब्रिटिश हूँ, मैं तो यश को ही बिठाऊंगा। ब्रिटिश नहीं हो तुम, समझ रहे हो एग्जाम्पल? तो क्या है इसका मतलब है कि मैं जय को ये बोल रही हूँ कि तुम अपनी आर्मी, अब तुम अपनी किंगडम में आर्मी नहीं रख सकते। जय बोलेगा मेरी किंगडम है, मैं आर्मी क्यों नहीं रख सकता? अगर मैं आर्मी नहीं रखूंगा तो कल को कोई अटैक करेगा तो मैं खुद को सेव कैसे करूंगा? समझ गए? तो फिर मैं ब्रिटिशर्स हूँ, मैं कहूंगी तुम्हें जय खुद को सेव करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सेव करूंगी। इस तरह से वो कोशिश करते थे कि लोग अपनी आर्मी मेंटेन ना करें। जब किसी के पास आर्मी नहीं रहेगी, सारी आर्मी अंग्रेजों के पास रहेगी, तो कौन जीतेगा? बताओ। मैम क्या? जब वो क्वेश्चन नहीं सब सुना। लोगों को आर्मी रखने से मना कर रहे हैं और वो फिर एंड में आर्मी तो केवल मैम अंग्रेजों पे के तो पास सबसे ही ज्यादा रहेगी। मालूम होता है कि ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। तो एंड में अगर कभी भी झगड़ा होगा तो आर्मी तो केवल अंग्रेजों के पास ही है, तो वही जीत जाएंगे। तो इस तरह से वो चालाकी कर रहे थे सब्सिडरी अलायंस करने के लिए, ठीक है। तो अब इंडियन स्टेट्स को भी बहुत इतना मुश्किल नहीं था, उनको भी मन नहीं था सब्सिडरी अलायंस करने का। लेकिन और ऊपर से ये भी बोल रहे थे सब्सिडरी अलायंस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और सब्सिडरी अलायंस करने के बाद में सब्सिडरी अलायंस का खर्चा भी तुमको ही देना पड़ेगा। समझ गए? मैम ये क्या बात हुई? यानी कि वो ये बोल रहे थे कि हम तुम्हारे लिए सब्सिडरी फोर्सेस रखेंगे, और कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक दिस पेमेंट देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वुड बी टेकन एज अ पेनल्टी। अब ये देखो बेटा, सब्सिडरी अलायंस है ना, मैं अभी समझा रही हूँ वो बना के तुम लोगों को डायग्राम, भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखना शुरू समझ लेना। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है, देखो जैसे ये जय की किंगडम है, ठीक है, ये रही। अब इस जय की किंगडम ने, मैम इतनी छोटी सी किंगडम। यस, ये जय की किंगडम है। यहाँ पर ये देखो जय की आर्मी रहती है, यहाँ पर ये जय का पैलेस ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और जय के यहाँ पे लैंड वगैरह में खेती वेती हो रही है, अच्छी खासी किंगडम मैम है, चेरी बहुत काउंटी कहाँ पे है? बहुत पैसे हैं, ठीक है। अरे सुनते क्यों नहीं हो मैम तुम? पैलेस में तो यश रहता है। ये हैट है अंग्रेजों वाली, ठीक है। अब ये अंग्रेज है, इनके पास ये क्या किया इन्होंने, एक रेजिडेंट को, अपने एक प्यादे को, अपने एक ऑफिसर को यहाँ जय की किंगडम में भेज दिया। इसको बोलते हैं रेजिडेंट, समझ गए? अब ये अब जय अपनी किंगडम में आराम से रहता है। अब ये रेजिडेंट जय को आके बोल रहा है कि तुम ना सब्सिडरी अलायंस कर लो हमारे साथ। जय बोल रहा है मैं क्यों करूंगा सब्सिडरी अलायंस, और ये होता क्या है सब्सिडरी अलायंस? तो बोल रहे हैं सब्सिडरी अलायंस में ये जो तुमने आर्मी रखी हुई है ना, तुम इसे मेंटेन नहीं कर सकते। जय बोलेगा कि फिर आर्मी कौन मेंटेन करेगा? तो बोलेगा ये हम लोग ब्रिटिशर्स हैं, हम मॉडर्न आर्मी तुम्हारे लिए मेंटेन करेंगे, यानी हमारे पास आर्मी रहेगी, जब तुम्हें कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये आर्मी हमसे ले लेना। तो जय ने बोला अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे आर्मी के सोल्जर्स को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और आर्मी भी मिल जाएगी। बोले नहीं नहीं, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, यानी आपको पैसा भी देना पड़ेगा और आप आर्मी भी नहीं रखेंगे, आपकी आर्मी हम रखेंगे। क्या बात हुई है? मैम तो और दोनों तरफ से ब्रिटिशर्स का ही प्रॉफिट है। दोनों तरफ से और उन्होंने ये भी बोला कि जय रेगुलर पैसा देगा आर्मी मेंटेन करने के लिए, यानी आर्मी वालों की सैलरी, आर्मी वालों का खाना। और अगर जय ने कभी भी पैसा देने में ये चूक गया, मान लो कि इसके पास इतने पैसे नहीं बचे, तो जय की किंगडम का एक पार्ट, जय की किंगडम का एक हिस्सा किसे मिल जाएगा? अंग्रेजों को। ब्रिटिशर्स। तो ये बताओ दोनों तरफ से किसका फायदा है इसमें?
मैम British मेरी आर्मी में मेरा 150 रुपया भी ले रहे हैं। अगर जय लगातार पैसा देता रहेगा तब भी जय के पास आर्मी नहीं रहेगी, वो आर्मी तो ब्रिटिशर्स मेंटेन कर रहे हैं, तब भी वो जय तो ब्रिटिशर पे ही डिपेंडेंट हो गया जब भी उसको कोई वॉर करना हुआ। और अगर बाई चांस इसने पैसा देने से मना कर दिया तो इसकी किंगडम भी चली जाएगी, इसकी लैंड ले जाएंगे वो लोग, समझ गए? तो कितनी चालाकी से बनाया उन्होंने सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम, कितने चालाक है, दिख रहा है? वो Yes, किस तरह की कंडीशन रख रहे हैं कि इंसान फंस ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। हम तो तो इससे अगर बड़ा तो जय अपने पास ही रख ले अपनी आर्मी। राइट, और अगर जय सब्सिडरी अलायंस को मना करेगा मानने से तो वो क्या करेंगे, वो किसी और किंगडम के पास जाएंगे, उनसे सांठगांठ करके जय के ऊपर अटैक कर देंगे। अभी हम देखेंगे वो यही कर रहे हैं। या तो तुम सब्सिडरी अलायंस कर लो, और अगर तुमने सब्सिडरी अलायंस करने से मना कर दिया तो तुम्हारी पूरी किंगडम गई। ऐसे में बहुत सारे लोग डर गए, तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया ये वाला जय वाला कंडीशन जो भी दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम सब्सिडरी अलायंस नहीं मानेंगे तो ये सूनर और लेटर हमारी किंगडम तो वैसे भी हमसे ले ही लेंगे, है कि नहीं, अटैक करके। फिर ये बोलेंगे कि हमने तो तुमको सब्सिडरी अलायंस करने का मौका दिया था, तुम ही ने मना कर दिया, इसलिए हमने अटैक कर दिया। समझ गए कितने चालाक हैं ब्रिटिशर्स? अब फिर से देखते हैं, क्या अब तो ये समझ आ गई सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? Yes, तो देखो यहीं पर लिखा हुआ है, मतलब ब्रिटिशर्स में डिसअलाउ करते हैं आर्मी रखने से। करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि किंग हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, यानी जो फोर्स सब्सिडरी अलायंस में जो फोर्स मेंटेन होगी, जो आर्मी, उसके लिए किंग पे करेगा। दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन, और उस कंपनी मेंटेन करेगी प्रोटेक्शन के लिए इस पूरी आर्मी को। अगर कोई इफ इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई इंडियन रूलर पेमेंट करने के लिए फेल हो जाता है, देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे, उनकी टेरिटरी का थोड़ा सा हिस्सा यानी उनकी जमीन पेनाल्टी के तौर पे ब्रिटिशर्स ले लेंगे। समझ गए? यही तो बताया अभी मैंने, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जब रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर जनरल, एक अभी नए आया, अभी तो हमने क्लाइव के बारे में सुना था, अब हम एक नए गवर्नर जनरल जो कि 1798 में थे, उनका नाम है वेलेस्ली। जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे तब नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। तो उनके टाइम पे अवध मॉडर्न डे लखनऊ है। किस किसने लखनऊ का नाम सुना है? मैंने Mommy. तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब वेलेस्ली नवाब थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वो चेंज होते रहते थे, तो जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने लखनऊ के नवाब को फोर्स किया, किस चीज के लिए फोर्स किया, कि तुम आधी से ज्यादा अपनी जमीन हमको कंपनी को दो। समझ गए? एज ही फेल्ड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि उसने सब्सिडरी अलायंस साइन की हुई थी और वो सब्सिडरी फोर्सेस का खर्चा उठाने के लिए फेल हो गया था, क्योंकि इतना पैसा होता नहीं था, कंपनी वाले बहुत पैसा मांगते थे। समझ गए? अगर वो तुम्हारी फोर्स मेंटेन करेंगे तो तुमसे इतना पैसा मांगेंगे कि तुम दे ही ना पाओ, और फिर मैम तो फिर उन्हें बहाना मिल जाता था तो वो जमीन ले लेते थे। ऐसे करके उन्होंने सब्सिडरी अलायंस शुरू किया। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरी, सीड का मतलब देना, ऑन सिमिलर ग्राउंड, और इसी तरह से हैदराबाद को भी उन्होंने फोर्स किया। तो दिख रहा है कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, कंपनी सब्सिडरी अलायंस के बहाने हमसे हमारी जमीन लेने की कोशिश कर रही है ना, सारे किंग लोगों से। Yes, ma'am. ओके, अब हम एक नए के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाम क्या है? टीपू सुल्तान। क्या नाम है? टिप्पू सुल्तान. ओके, टीपू सुल्तान के बारे में क्या देखना है? The company resorted to direct military confrontation when it saw the threat to its political or economic interest. This can be illustrated with an example of मैसूर। अब हम एक नए स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैसूर के बारे में। कहाँ है मैसूर? मैम इनका नाम टप्पू है। टप्पू नहीं है, टीपू है। मैसूर, ठीक है? जय के लिए टप्पू। टप्पू सुल्तान मैसूर एक स्टेट है, कहाँ पर है? बैंगलोर के पास पड़ता है, ठीक है, कर्नाटका में है। मैसूर जो है उसका बहुत बड़ा रूलर, पावरफुल रूलर था, उसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली, ठीक है? हैदर अली का जो बेटा था उसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम है हैदर अली के बेटे का? टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। और मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट, और मैसूर ऐसी जगह पे था कि मालाबार कोस्ट समझते हो? मालाबार कोस्ट मतलब कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोस्ट तो पढ़े होंगे ना इंडिया में। मालाबार कोस्ट का मतलब बेटा केरला के साइड वाला, जो जहाँ पे शिप वगैरह नहीं आते हैं, कोस्ट, सी कोस्ट, वहां से ट्रेड होता था ना,
तो मैसूर वाले जो किंगडम वाले लोग थे उन्होंने मालाबार कोस्ट के पास में उनका वहां से ट्रेड होता था, तो उससे भी उन्हें बहुत पैसा मिलता था। तो किंगडम के बारे में बता रहे हैं कि मैसूर किंगडम कितनी पावरफुल थी, कि वहां पे उनके पास बहुत पावरफुल लीडर भी थे जिनका नाम था हैदर अली, उनके बेटे का नाम था टीपू सुल्तान, और मैसूर मालाबार कोस्ट पे ट्रेड करते थे तो उनके पास अच्छे खासे पैसे भी थे। अब मालाबार कोस्ट में ही कंपनी भी ट्रेड करती थी, उनको पेपर और यानी पेपर समझते हो ना, काली मिर्च, और कार्डमम यानी इलायची। तो मैम काली में सबको पता है कि ब्रिटिशर्स मेनली इंडिया में स्पाइसेस और सिल्क मैम कॉटन का स्पाइसेस और ट्रेड हर्ब्स। करने आए थे। तो ब्रिटिशर्स भी वहीं पर भी पेपर और कार्डमम खरीदते थे मालाबार कोस्ट में ही। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या करा, उसने सैंडलवुड का और पेपर का और कार्डमम का एक्सपोर्ट बंद कर दिया अपने पोर्ट से। बोला कि मेरे पोर्ट से अब तुम्हारा ये कार्डमम और ये पेपर नहीं जाएगा। और ये पोर्ट किसका था, मान लो ये इंडिया है, तो ये टीपू सुल्तान की किंगडम है ये वाली, ठीक है। अब टीपू सुल्तान की ये पूरी किंगडम है ग्रीन वाली, तो इसमें जितने भी पोर्ट होंगे, ये 1 2 3, ये सब तो पानी है ना बेटा, ये इतना बाकी सब तो पानी है। इंडिया का लोअर लोअर बनाया है मैंने, समझ में आ रहा है किसी को? यस मैम। यस मैम। समझ गए? तो मैं फिर से एक बारी बनाती हूँ। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लो ये लोअर इंडिया है, यानी कि ये वाला, ये ब्लैक वाला, ठीक है। और ये है टीपू सुल्तान की किंगडम, ये पूरी ब्लैक वाली। इस किंगडम के अंदर ये 3 पोर्ट पड़ रहे हैं, 1 2 और 3। यहाँ से टीपू सुल्तान ट्रेड करता है। अब इंग्लिश ब्रिटिशर्स भी यहीं से ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। तो टीपू सुल्तान ने बोला कि तुम लोग अब मेरा पोर्ट यूज नहीं कर सकते, समझ गए? मेरे पोर्ट से अब ये कार्डमम और पेपर का ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि उसको गुस्सा थी कि ये लोग पैसा लूट के ले जा रहे हैं हमारी कंट्री से, समझ गए? यस। तो उसने अपनी किंगडम के जो उसकी किंगडम के अंदर जो पोर्ट आता था वो बंद कर दिया, क्योंकि काफी सारी इंडिया पे ब्रिटिशर्स कब्जा कर रहे हैं, लेकिन तभी भी काफी सारी किंगडम अभी भी बची हुई है ना उनको कंट्रोल करने को। टीपू सुल्तान उनके कंट्रोल में अभी नहीं है। जब टीपू सुल्तान ने कार्डमम का पोर्ट से अपनी किंगडम से बंद कर दिया, और उसने लोकल मर्चेंट, जो लोकल लोग ट्रेड करते थे कंपनी के साथ में, उनको भी मना कर दिया कि तुम अब कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि कंपनी वाले बहुत ज्यादा करप्ट और चोर हैं, समझ गए? उसने अपने लोकल लोगों को मना कर दिया। फिर क्या हुआ, इस बात से बताओ कंपनी नाराज हो जाएगी कि नहीं? यस मैम होगी। मैम हो जाएंगे मैम, क्योंकि उनके सी रूट्स में स्पाइसेस आना ही बंद हो क्योंकि जाएंगे। कंपनी को अब तक इतनी बात तो हम समझ ही गए कि कंपनी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा। पैसा। पैसा मैम बोलता है, प्रॉफिट मैम, ताकि वो यहाँ प्रॉफिट, से सस्ते दाम में खरीदे और वहाँ पे महंगे में बेचे। ठीक है। तो और कंपनी को एक और भी वो थी, याद है जब स्टार्ट मैंने चैप्टर किया तो बोला था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो फ्रेंच पोर्टुगीज मैम और लोग पहले भी मैम थे, पोर्टुगीज और फ्रेंच वाले थे वहाँ पे। तो वो उन सबको भगाने में लगे हुए थे। तो टीपू सुल्तान ने चालाकी दिखाई, उसने क्या करा, फ्रेंच लोगों से दोस्ती कर ली, रिलेशनशिप विद द फ्रेंच, और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया उनसे टेक्नोलॉजी लेके। उनको लगा अभी जैसे को तैसा देने का टाइम आ गया है। तुम लोग हम लोग के पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, तो तुम ये सोचते हो कि तुम हमें कब्जा कर लोगे, चलो मैं फ्रेंच से हेल्प ले लेता हूँ। तो उसने फ्रेंच से हेल्प ले ली, समझ गए? फ्रेंच लोगों ने मदद कर दी, क्योंकि वो भी चाहते थे इंडिया में ट्रेड करना, और ब्रिटिशर्स तो केवल अपना ही चाहते थे कि नहीं हमारा ही ट्रेड चले और कोई ना चले। तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंच से मदद ले ली और अपनी आर्मी को बहुत मॉडर्न कर लिया। तो ब्रिटिशर्स की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उससे लड़ाई करने की, क्योंकि उसके पास बहुत मॉडर्न आर्मी थी, तोपे ओपे सब कुछ था उसके पास, समझ गए? तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस, वो बहुत गुस्सा हो गए। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। उनको लगा कि हैदर और इनका बेटा टीपू जो है, यानी टप्पू अपना, ये तो बहुत एम्बिशियस और एरोगेंट भी है, और ये लोग डेंजरस भी है हमारे लिए, ठीक है। तो अब कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि इन इन दोनों को तो अब हम लोगों को क्रश करना पड़ेगा, यानी पूरी तरह इनको बर्बाद करना पड़ेगा। 4 wars were fought। कंपनी ने एक एक करके 4 बार मैसूर के साथ में वॉर किया, पहले 67 में, फिर 80 में, फिर 90 में, फिर 1799 में, समझ गए? ओनली फ्रांस के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी क्या? किसके पास? फ्रांस के पास। हाँ, फ्रेंच भी यूरोपियन ही थे, तो ब्रिटिशर्स के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उनकी नेवल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, बट फ्रेंच भी कोई कम नहीं थे। तो अगर हमें किसी अपने ओपोनेंट से लड़ना है तो हमें भी तो एक अच्छा ताकतवर फ्रेंड चाहिए ना। यही चीज तो टीपू और हैदर के दिमाग में आ गई, तो उन्होंने फ्रेंच से मदद लेके अपनी आर्मी बहुत मॉडर्न कर ली। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स को ये बात समझ आ गई, उन्होंने अटैक कर दिया मैसूर के ऊपर। 4 अटैक किए उन्होंने लगातार, और फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग के अटैक्स तो टीपू सुल्तान और हैदर अली जीतते रहे, लेकिन चौथी जो बैटल हुई थी उसको बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जगह है मैसूर में ही,
कंपनी अल्टीमेटली जीत गई, समझ गए, क्योंकि कंपनी ने पूरी ताकत लगा दी टीपू को हराने में। टीपू सुल्तान was killed defending his capital श्रीरंगपट्टनम, और टीपू सुल्तान झांसी की रानी की तरह अपनी झांसी बचाते बचाते, अपने श्रीरंगपट्टनम बचाते बचाते टीपू सुल्तान भी निकल गए, समझ गए। मैसूर was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars and subsidiary alliance was imposed। अब क्या किया उन्होंने बताओ? उन्होंने वहां पर जैसे उन्होंने बंगाल में किया, कोई पपेट किंग बैठा दिया वोडेयार डायनेस्टी का, कि जनता विद्रोह ना करे, क्योंकि उनको सामने तो अच्छा दिखना था ना कि नहीं इंडियन ही रूल कर रहे हैं, हमने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया। और एक्चुअली में उन्होंने फिर मैसूर के साथ क्या कर लिया, सब्सिडरी। मैम वही कहा मैम, एक वो अपने एम्ब्रेयर बिठा लिया मैम, उससे पैसे लेने करेक्ट। और उन्होंने फिर मैसूर के साथ भी सब्सिडरी अलायंस कर लिया, यानी मैसूर को सब्सिडरी अलायंस के अंडर कर लिया। क्या होगा इससे? मैसूर आर्मी का क्या आएगा? ब्रिटिश का प्रॉफिट होगा मैम, वो हर वॉर जीतते रहेंगे। क्योंकि अब बताओ, मैसूर को सब्सिडरी अलायंस होगा तो मैसूर के पास क्या खुद की आर्मी होगी? नो मैम, नहीं, आर्मी तो अंग्रेजों के पास होगी, और आर्मी का खर्चा कौन देगा? मैम आर्मी का खर्चा मैम उसके मैसूर देगा। और अगर मैसूर आर्मी का खर्चा नहीं देगा तो मैसूर का जो जमीन है वो किसका हो जाएगा? उसका हाफ ऑफ द लैंड है वो मैम ब्रिटिश का। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो सारा अभी उन्होंने वही चीज उन्होंने अभी लखनऊ में अवध के साथ किया, वही चीज उन्होंने अभी देखा था हमने हैदराबाद के साथ किया, वही चीज अब वो मैसूर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे और किंगडम के साथ भी वो यही करेंगे, सब्सिडरी अलायंस वाला गेम। समझ गए? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यस। तो अब ये यहाँ पे फोटो दिखाई गई जिसमें टीपू की पावर दिखाई गई है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू possessed। ये टीपू का खिलौना है। यू कैन सी अ टाइगर मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर। इस तरह से टीपू के खिलौने में क्या है, टाइगर यूरोपियन सोल्जर को खा रहा है, तो टीपू सुल्तान इज टाइगर। समझ गए? When its handle was turned, the toy tiger roared and soldiers shrieked. Toy tiger is now kept in the Victoria and Albert Museum in London। वो ये तक ले गए उठा के हमारा खिलौना भी। समझ गए? टॉय टाइगर अभी कहाँ है? वो अभी लंदन में है। समझ गए? तो ये क्या होता था, जब टॉय टाइगर को जब आप इसके हैंडल को टर्न करो तो इसमें जो शेर होता था वो दहाड़ता था, और यूरोपियन ये नीचे यूरोपियन लेटा हुआ ये चिल्लाता था। तो ये टीपू का दिखाने का तरीका था कि ऐसे ही मारूंगा तुम लोगों को गिरा गिरा के। लेकिन वो इसके पहले की बेचारा टीपू कुछ कर पाता, ब्रिटिशर्स ने चालाकी करके उनको 4 बार वॉर करके हरा दिया। समझ गए? यस मैम। यस मैम। दुख लग रहा है? हम दुख नहीं, रहम आ रहा है। रहम आ रहा है। अब अगली बारी किसकी आ गई? मराठास की आ गई अगली बारी। टीपू सुल्तान मराठा में तो उस टाइम शिवाजी तो मर गए होंगे। शिवाजी तो बहुत पहले निकल गए थे बेटा, शिवाजी तो मुगल्स के टाइम पे थे ना। मराठास में अब चलो बात करते हैं क्या हुआ। अब उन्होंने अगली नजर किसके ऊपर लगाई? मैम मराठा। ठीक है, तो लेट 18th सेंचुरी से कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। धीरे धीरे कंपनी ने सोचा कि मराठा पावर को भी हमें कंट्रोल करना है। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग द दिल्ली वाज शैटर्ड। इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की जो हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, थर्ड पानीपत कहां पर है? मैम हरियाणा में। ओके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था? मैम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मैम बाबर और इमरान लोधी का तो पहले हुआ था ना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है मराठास और अफगान के बीच में। ठीक है, अफगानिस्तान। यस, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि जब मुगल्स कमजोर पड़ गए थे तो मराठा ने ट्राई किया था। मराठास बहुत बड़ी पावर थे, देखा होगा ना पेशवा बाजीराव वाली मूवी, सीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। मराठास के पास बहुत सारी पावर थी, तो वो क्या किया, उन्होंने सोचा कि मुगल्स अब कमजोर हो गए हैं। उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने भी एंट्री मारी। अब उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स इसके पहले ही कब्जा करें, हम ही पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लेते। मराठास कंट्रोल कर लेने निकले, लेकिन सर पे हमारे बैठे हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनको भी मौका मिल गया कि मुगल्स नहीं, चलो हम भी दौड़ाए इंडिया में जाके कब्जा कर ले। तो अफगान आर्मी ऊपर से आ गई, नीचे से मराठा साउथ में रहते हैं ना, महाराष्ट्र वाले इलाके में।
और अफगान रहते हैं अफगानिस्तान वाले इलाके में। अगर तुम लोगों को मैप पता होगा तो आसानी से पकड़ लोगे, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। तो अफगान वाले यहाँ लोग यहाँ से आए, मराठा यहाँ से गए और पानीपत में बीच में लड़ाई हो गई, उसमें मराठास हार गए थे। तो मराठास का ड्रीम पूरा बिखर गया था कि हम दिल्ली को कभी कब्जा करेंगे, ठीक है। तो मराठास दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर द डिफरेंट चीफ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मराठा एक अकेले लोग नहीं थे, मराठास में ढेर सारी डायनेस्टी थी। मराठा में सिंधिया लोग भी थे, होलकर भी थे, गायकवाड़ भी थे, भोंसले भी थे, ये सारे लोग मराठास थे। यानी मराठास कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, समझ गए। मराठा में 4 क्लैंस थे, मेनली 4 क्लैन। ये चारों क्लैन के लोग अलग अलग तरह की चीजें करते थे, इसलिए मराठास कभी भी यूनाइटेड नहीं रहते थे, एकता नहीं थी उनके अंदर, समझ गए। फिर क्या हुआ, और ये सारे जो चीफ थे ये लोग एक कॉन्फेडरेसी का पार्ट थे, जिसका एक मिनिस्टर होता था, उसका नाम होता था पेशवा। और वही पेशवा बाजीराव 2 मूवी में देखा है तुम लोगों ने कि पेशवा की पोस्ट उसे मिलती थी जो सारे मराठास की जो कॉमन कॉन्फेडरेसी है उसका प्राइम मिनिस्टर होता था, जो कि मिलिट्री संभालता था। यानी उसके पास आर्मी होती थी पेशवा के पास, और वो कामकाज भी देखता था सारे मराठा एम्पायर का, समझ गए। Mahatji Sindhia and Nana Fadnis are 2 famous Maratha soldiers and statement of the late 19th century, जानने की जरूरत नहीं है। फिर लेकिन हुआ क्या मराठास का, तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई इतनी देर में कि भाई मराठास जो है वो इतने यूनाइटेड नहीं रहते थे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, ये सारे जो लोग हैं ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, इनकी आपस में खुद ही नहीं बनती थी एक दूसरे से। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये अच्छा मौका है, मराठास को उन्होंने उनके साथ भी मैम मराठास को लड़ाना और उस पर कब्जा करना। राइट, तो उन्होंने एक मराठा को, सिंधिया को अपनी तरफ कर लिया और धीरे धीरे करके बाकी मराठास को हराना शुरू करा। तो पहली वॉर उन्होंने 1782 में एंड हुआ, जिसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, ठीक है, जिसमें कोई विक्ट्री, कौन साइड जीता पता नहीं चला पहली ट्रीटी में। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 में, ठीक है, उसमें ब्रिटिश जो थे जीत गए और उनको ओडिशा मिल गया, समझ गए। और उन्होंने मराठास का कुछ जो एरिया है वो यमुना वाला कब्जा कर लिया, आगरा और दिल्ली भी कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ, फाइनली तीसरा वॉर हुआ, तीसरे वॉर में मराठास को पूरी तरह हरा दिया गया और पेशवा को रिमूव कर दिया गया और उसको बिठूर भेज दिया गया। बिठूर कौन गया था, पेशवा बताओ। अरे पेशवा नाना साहेब, किसी ने सुना है पेशवा नाना साहेब का नाम? किसी को समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों बच्चों, बात हो रहा है। इतना डिटेल में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा डिटेलिंग नहीं है। पहले वीडियो ऑन करो सारे लोग। केवल ये बताया जा रहा है कि सब्सिडरी अलायंस में क्या किया ब्रिटिशर्स ने, मराठास को भी कब्जे में कर लिया, ठीक है, इतना तो पता चल गया। उन्होंने उनके साथ भी और कितने वॉर किए, 3। सारे वॉर्स के ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ किए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ, समझ गए। तो इजी पीजी पढ़ना है। इजी पीजी क्या है कि ब्रिटिशर्स ने हैदर अली और टीपू सुल्तान को यानी मैसूर को भी हराया है, मैसूर के साथ में वॉर किया और उन्होंने फाइनली मैसूर को कब्जा कर लिया, उसके साथ सब्सिडरी अलायंस करी। फिर उन्होंने मराठास को भी हराया और मराठास के साथ भी सब्सिडरी अलायंस कर ली, समझ गए। यस सिंपल, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, जब मराठास को पूरी तरह हरा दिया तो क्या वो पेशवा को छोड़ेंगे? सोच के बताओ। नो मैम, इसीलिए उन्होंने पेशवा की पोस्ट को खत्म कर दिया कि अब से कोई पेशवा नहीं रहेगा। मैम मराठास के एक साथ में लड़ाई करवा के उन्होंने खुद ही रूल कर लिया वहां पे। करेक्ट, ठीक है। चलो भाई, अब चलते हैं क्लेम टू पैरामाउंसी। It is clear from the above that the early 19th century company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Lord Hastings, a new policy of paramountcy was initiated. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी कौन लेके आया था? ये एक नंबर में आ सकती है पीछे। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी कौन लाया बताओ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनका ये फोटो है। ये एक पॉलिसी लेकर के आए, उस पॉलिसी का नाम है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। सब लोग अपनी बुक रखे होंगे तो इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसके अब ये था क्या, ठीक है। ऊपर वाली चीज बेटा खत्म हो गई, हैदर अली यानी
मैसूर का और मराठा का स्टोरी ओवर हो गया। आपसे कोई पूछेगा तो बस आपको इतना बोलना है कि मराठास के साथ में 3 वॉर किया है, फाइनली मराठास को हरा दिया, और मराठास के साथ भी उन्होंने पूरी तरह मराठास की टेरिटरी को ले लिया ब्रिटिशर्स ने, है कि नहीं। और फिर उन्होंने पेशवा की पोस्ट को भी हटा दिया, और सेम चीज मैसूर के साथ भी उन्होंने करी, 4 वॉर करे, मैसूर के किंगडम को भी अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया, ठीक है। फिर बोलोगे कि वो किंगडम में फिर क्या करते थे, तो बोलो किंगडम में करते थे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है आपको पता ही है, क्या करना होता है उसमें, ठीक है। फिर अभी एक नए लॉर्ड आए, उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो अपनी एक नई पॉलिसी लाए, यानी उन्होंने एक नई तरीका सोचा, बोले कि ये पैरामाउंसी के साथ साथ लाओ एक और नया तरीका सोच लेता हूँ, शैतानी दिमाग में कुछ एक नया आइडिया आया है। वो नया आइडिया का नाम क्या है, पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब ये होता है कंपनी की जो अथॉरिटी रहेगी वो सबसे सुप्रीम रहेगी, समझ गए। सबसे ज्यादा कौन है बड़ा, सबसे बड़ा कौन होगा कंट्री में, बताओ। अरे बताते क्यों नहीं, यश सबसे बड़ा कौन होगा कंपनी में, कंट्री में। स्नेहा कौन होगा सबसे बड़ा, मैम जो वहाँ रूल कर रहा होगा। लोगों को यहाँ तक समझ आया है क्या, मराठास तक। यस मैम। मैम मराठास में निकनेम्स के बीच में लड़ाई हुई थी मैम, और फिर एक निकनेम को ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ कर लिया था मैम, फिर कब्जा। तो हर्ष आपको समझ आया है मराठास तक। यस मैम। ओके, मुझे लग रहा है जैसे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, बेटा बहुत छोटी चीज है, मैंने केवल एक वर्ड ही तो लिखा है नया, एक वर्ड क्या लिखा है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। क्या लिखा है, पॉलिसी ऑफ, पैरामाउंट। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी का मतलब होता है कोई थियोरी या फिर कोई नियम, समझ गए, समझ रहे हो ना। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी समझ रहे हो, पैरामाउंट मतलब वही तो बता रही हूँ, अभी अभी वर्ड का मतलब बता रही हूँ। पहली बात तो जैसे अभी सब्सिडरी अलायंस मैंने बोला, सब्सिडरी अलायंस भी एक पॉलिसी ही तो है ना। सब्सिडरी अलायंस किसकी पॉलिसी है बताओ, कौन लेके आए, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स लेकर के आए सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी का मतलब एक मेन होता है और एक सब्सिडरी का मतलब जो उसके नीचे होता है, यानी सेकेंडरी होता है, समझ गए। तो सब्सिडरी अलायंस में जो सब्सिडरी बनेगा, कंपनी होती है ना, एक मेन कंपनी होती है, दूसरी उसकी सब्सिडरी होती है। यानी जो अलायंस का मतलब क्या होता है, अलायंस का मतलब होता है किसी के साथ में रिलेशन बनाना या किसी के साथ में एक डील करना, समझ गए। तो ये जो अलायंस यानी गठबंधन हो गया, अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज का भी तो होता है अलायंस, सुना है। अलायंस का मतलब दो लोग जुड़ गए। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि अंग्रेज और जो जिस किंगडम के साथ ही सब्सिडरी अलायंस किया जाएगा वो दोनों एक ही हो जाएंगे अब से, लेकिन वो जो किंगडम एक्सेप्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, सब्सिडरी हो जाएगी, क्योंकि वो किंगडम छोटी हो जाएगी, उस किंगडम को आर्मी रखना अलाउड नहीं होगा, है कि नहीं। उस किंगडम को ढेर सारी पावर भी नहीं दी जाएगी। सब्सिडरी अलायंस तो समझ गए तुम लोग क्या होता है सब्सिडरी अलायंस, मैंने बताया। सब्सिडरी अलायंस ये होता है मैम जिसमें किंगडम को डिसअलाउ करते हैं रेजिडेंट आर्मी रखने से। राइट, लेकिन सब्सिडरी का मतलब समझ गए, सब्सिडरी का मतलब होता है एक तरीके से छोटा, जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और एक टीचर होता है, तो बताओ टीचर क्या प्रिंसिपल से ऊपर होता है। मैम प्रिंसिपल के साथ पावर होती है मैम, टीचर का काम होता है तो पढ़ाना। ये प्रिंसिपल मेन हो गया और टीचर सब्सिडरी हो गया। ब्रिटिशर्स भी तो यही कर रहे हैं ना हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस में, कि वो खुद अपने आप को ऊपर रख रहे हैं और जिस किंगडम के साथ वो सब्सिडरी अलायंस लगा रहे हैं उसको वो अपने से छोटा समझ रहे हैं, कि नहीं। अरे हाँ या ना तो बोलो। यस यस मैम। उसी तरह एक और चीज है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। बताओ अंग्रेज सुप्रीम पावर किसे देंगे, सबसे ज्यादा पावर अंग्रेज किसे देंगे,
अरे खुद को ही देंगे ना यार, क्या सीखा तुम लोगों ने पिछले 1 घंटे में? जरा सी बात है वो समझ नहीं आ रही। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी हेस्टिंग्स ने दिया, किसने दिया? मैम जो लोग रूल कर रहे हैं मतलब लॉर्ड Lord हेस्टिंग। ये वो Hastings. बात खत्म हो गई ना सब्सिडियरी अलायंस वाली, अब नई चीज पढ़ा रही हूँ पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी एक लॉ है जो कौन लेके आए? अंग्रेज। कौन लेके आया? लॉर्ड हेस्टिंग। जो लॉर्ड लेके आया उसका क्या नाम है? क्या नाम है? Lord Hastings. मैम लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग। हेस्टिंग। और इसका मतलब है इस पॉलिसी का कि सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर अंग्रेजों की होगी। जिस भी जगह अब से पूरी कंट्री में क्या लॉ लग गया है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? मैम ब्रिटिशर्स। करेक्ट। तो वही चीज, तो इतनी इजी चीज तब से बोल रही हूँ। क्लेम ऑफ पैरामाउंसी का मतलब ये है कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने जब मराठास को हरा दिया, जब मैसूर वालों को हरा दिया और सबके साथ सब्सिडरी अलायंस करके सबको अपना गुलाम बना लिया, तो वो पावरफुल हो गए ना। तो इसी टाइम पे उन्होंने एक नया रूल निकाला, उस रूल का नाम रखा पैरामाउंसी। और ये इसका मतलब ये था, ये न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी ये कहती थी कि कंपनी की जो अथॉरिटी होगी वो सुप्रीम होगी, और इसीलिए इसकी पावर जो होगी वो ग्रेटर होगी बाकी सारे इंडियन स्टेट से। समझ गए? यानी बाकी सारे किंगडम अब छोटे, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? मैम पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा अब? अरे गजब कर रहे हो तुम लोग यार, जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैम लॉर्ड हेस्टिंग। सबसे ज्यादा पावरफुल रॉड, अभी अभी तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रिटिशर्स होंगे। यस। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी ये कहती है कि पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होंगे? British. ब्रिटिशर्स। कौन लेके आया ये पॉलिसी? Lord Hastings. लॉर्ड बस हेस्टिंग। इतनी बात बता रही हूँ 10 मिनट से तुम लोगों को, कोई नहीं सुन रहा है ना क्लास में। इतनी जरा सी बात है 2 लाइन की। और इस पॉलिसी में ये भी बोला है कि अब से हम लोग केवल अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसीलिए हम किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर कब्जा भी कर लेंगे, उनको हम लोग उनके ऊपर अटैक भी करेंगे, और ये सब जस्टिफाई होगा। समझ गए? कि हम Yes. लोग सबसे सुप्रीम है। एक तरह से तो ये एक वो हो गया ना, खुला फरमान दे दिया ना उन्होंने, अब हमसे पूरी कंट्री में सबसे बड़े सुप्रीम मैं ही हूँ, यानी इस इलाके का गुंडा अब मैं ही हूँ। अब मैं ही करूंगा जो मुझे करना होगा, और अपने प्रॉफिट के लिए मैं किसी भी किंगडम को अनेक्स कर लूंगा। ये कहती है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। समझ गए? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ से यहाँ तक है पॉलिसी Yes, ऑफ पैरामाउंसी। इसके ऊपर तुम लोगों को नोट्स लिख के लाना है। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी और सब्सिडरी अलायंस, इन 2 इसके क्वेश्चन ऊपर नोट लिखना है। हाँ, ये यहाँ पर लिखा है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। जिसको अभी दिक्कत है, ये वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ोगे तुम लोग घर जा करके, मुझे ही लगता है किसी को समझ आया है। यहाँ से यहाँ तक ये पॉलिसी पैरामाउंसी है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। किसी को डाउट होगा फिर भी मेरे से पूछना, ठीक है? कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी क्या है। और अगला तुम लोगों को क्या लिखना है? सब्सिडरी अलायंस। समझ गए? सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है? अलायंस का मतलब किसी के साथ में ये समझौता करना, और सब्सिडरी का मतलब छोटा, यानी जिसके साथ भी अलायंस किया जा रहा है उसको छोटा बना देंगे, यानी जिस भी किंगडम के साथ सब्सिडरी अलायंस किया जा रहा है उसकी पावर को कम कर देंगे। समझ गए? सब्सिडरी का मतलब किसी के नीचे ही तो होता है। सब्सिडरी वर्ड का मतलब किसी के नीचे ही होता है कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. ओके। तो Yes. सब्सिडरी अलायंस के बारे में भी तुम लोगों को एक शॉर्ट नोट लिख के लाना है, ठीक है? कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं Yes, नोट ma'am. करूंगी।